हेलो दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखा लघु उपन्यास पाषाण युग का भाग 2 तथा अंतिम भाग। तो चलिए सुनते हैं। विदा वाले दिन स्टेशन पर बंधु बांधव मित्र परिवारों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। उतने से समय में हर किसी से हंस बोल पाना बड़ा कठिन काम था, पर दीदी बड़ी चतुराई से कौशल से यह कठिन काम अंजाम दे रही थी। अपने गुरुजनों से सहयोगियों से हमारा परिचय करवा रही थी। किसी को पत्र लिखने का वचन दे रही थी, किसी को कोई वस्तु भेजने का वादा कर रही थी। अजीब सी गहमा गहमी थी वातावरण में। पापा मम्मी भीड़ से अलग थलग एक कोने में खड़े थे। सच तो यह है, उनके इस तरह दूर खड़े होने का भान भी हमें नहीं था। गार्ड की सीटी होते ही दीदी को सबसे पहले याद आया। उन्होंने शीघ्रता से पापा के पैर छुए और मम्मी से कहा, अच्छा नीरू, बाय। और भीड़ को चीरती हुई कंपार्टमेंट तक पहुंच गई। पापा के निःशब्द आशीर्वाद उन तक पहुंचे भी या नहीं कौन जाने। गाड़ी जब चली तब प्लेटफॉर्म पर कितने ही रुमाल लहरा रहे थे। मेरे हाथों में फूल मालाओं का ढेर था जो दीदी को पहनाई गई थी, और आंखों में आंसू। दोनों भैया दिल्ली तक दीदी के साथ गए थे। स्टेशन से भारी मन लिए हम तीनों ही लौट आए। घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। पिछले 8-10 दिन तक जैसे यह शादी का घर बना हुआ था। सारी रौनक एक व्यक्ति के जाते ही विदा हो गई। दिन भर हम लोग अपने अपने कमरों में कैद रहे। कहीं जाने की, किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। रात खाने की मेज पर ही हम लोग एकत्र हुए। उतनी बड़ी मेज पर हम तीनों बस। पहला कौर लेते ही पापा ने कहा, सब्जी में नमक नहीं है क्या? मम्मी ने चक्कर देखा। ओह, भूल गई शायद। यह क्या बेहूदगी है? पापा एकदम गर्म हो उठे। एक चीज ढंग से नहीं बना सकती तुम? जिस दिन महाराज नहीं हो उसी दिन खाना मिट्टी हो जाता है। किससे पूछकर छुट्टी दी तुमने उसे? मम्मी स्तब्ध होकर फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। यह शायद पहला अवसर था जब पापा ने मम्मी से इतनी कठोर बात कही थी। फिर तो जैसे यह सिलसिला सा चल पड़ा। दिन भर मेरा मन घबराया सा रहता कि पता नहीं कब किस बात पर पापा गर्म हो उठे। उनके इस बमबारी के सम्मुख मम्मी निरीह लगती। कॉलेज की डिबेट में हमेशा इनाम जीतने वाली मम्मी पापा के उन तर्कहीन आरोपों का कोई उत्तर नहीं दे पाती थी, पर लगता था कोई चीज है जो धीरे धीरे उनके भीतर ढहती जा रही है। उनका चेहरा देखकर इसका एहसास होता था। कितने बदल गए थे पापा। अब तो यह बात कपोल कल्पना सी लगती थी। किसी आदमी की पीठ पर मैंने कभी घुड़सवारी की है, कंधे पर चढ़कर अमरूद तोड़े हैं, गुड़िया के लिए या गुब्बारे के लिए जिद की है, और माँ की मृत्यु के बाद इसी गोद में विश्राम पाया है। छुट्टियां समाप्त हुई और साथ ही मेरी परेशानी भी। कॉलेज की रंगीन दुनिया मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बड़े भैया बम्बई के एक बड़ी कंपनी में चले गए थे और मेरे लिए अच्छा खासा जेब खर्च भेज देते थे। दीदी तो मेरे लिए उपहारों की वर्षा कर रही थी और मेरे पास इम्पोर्टेड कपड़ों, सेट्स और कॉस्मेटिक्स का ढेर लग गया था। जब भी कोई उपहार आता मुझे बड़ा संकोच होता था। एक आध चीज मम्मी के लिए भेजती तो क्या हो जाता। पापा के लिए भी उन्होंने वहां से सिर पहुंच की चिट्ठी लिखी थी, बस। बाकी तो हमारे पत्रों में प्रणाम भर रहता। बड़े भैया जरूर कभी कभार एक आध कार्ड पापा को डाल देते थे, पर अक्सर मेरे पत्र में ही 2-4 लाइनें उनके लिए लिख देते। बच्चों के साथ जैसे उनका संवाद टूट सा गया था। छोटे भैया कभी कभार दर्शन दे जाते पैसों के लिए। पापा न पिछला हिसाब पूछते न कारण पूछते, बस जो मांगते वह हाथ में रख देते।
बाप बेटों में जैसे बस जरूरत भर का ही संबंध रह गया था। मेरी बहुत इच्छा थी हॉस्टल ज्वाइन करने की। 2 साल तक हॉस्टल में रहने के बाद घर पर अच्छा नहीं लगता था। फिर कॉलेज हॉस्टल का जीवन कुछ स्वच्छंदता से जीने की भी आशा थी। कम से कम स्कूल जैसी छोटी छोटी बंदिशें तो वहां नहीं थी। पर मम्मी ने मुझे रोक लिया। बोली, खाली घर काटने को दौड़ता है, तुम रहोगी तो कुछ रौनक रहेगी। मजबूरन मुझे रह जाना पड़ा। रौनक तो खैर मेरे बलबूते पर क्या होती, पर लगा मम्मी अकेलेपन से नहीं, पापा से खौफ खाने लगी है। इसलिए अपना मनोबल बनाए रखने के लिए मेरा सहारा लिया जा रहा है। दिन पर दिन इसी एक रास्ता में बीत रहे थे और महीनों की शक्ल में बदल रहे थे। सहसा एक दिन लगा कि इस मुर्दा माहौल में भी कुछ हलचल हो रही है, कुछ रौनक, कुछ गहमा गहमी हो रही है। मालूम हुआ पापा की नई पुस्तक का विमोचन समारोह है। खूबसूरत कार्ड छपकर आ गए थे, जिन पर मोटे अक्षरों में पुस्तक का नाम चमक रहा था, वेदकालीन भारत की संस्कृति पर संपदा। पापा की इससे पहले भी 2-3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, पर उनके प्रकाशन समारोह की मुझे याद नहीं थी। शायद इतने बड़े पैमाने पर कुछ हुआ भी नहीं था। इस बार तो सचमुच एक उत्सव का सा वातावरण था। मैंने बड़े भैया को सूचित कर दिया था और उनका बधाई का तार भी ठीक समय पर पहुंच गया था। लेकिन छोटे भैया जानबूझकर टीथ फॉल्स देखने निकल गए थे। उनके जाने से वैसे कोई भी हानि नहीं हुई थी। पापा के ढेरों विद्यार्थी काम में जुट गए थे। बैठने की व्यवस्था से लेकर प्लेटें सजाने तक का काम उन्हीं लोगों ने किया था। शाम को मम्मी एक रेशमी वाटी की साड़ी और ढीली सी चोटी डालकर बैठ गई। मैं इतना कहती रह गई, पर न उन्होंने कपड़े बदले न हेयर स्टाइल। बड़ी मुश्किल से जिद करके एक बड़ा सा पीला गुलाब उनके बालों में लगा पाई मैं। पर थोड़ी देर बाद देखा वह भी नदारद था। मुझे देखकर अपराधी भाव से बोली, ठीक से पिन नहीं किया था क्या? पता नहीं कहाँ गिर गया। मैं मुंह फुलाकर बैठ गई। जब उन्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो ठीक है, मुझे क्या गरज पड़ी है। पर गुस्से का उबाल धीरे धीरे कम होने लगा, तो जैसे इस विराग का कारण मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा। पिछले महीने वार्षिकोत्सव पर मम्मी पापा को मैं खींचकर कॉलेज ले गई थी। मुझे 4 पुरस्कार मिलने थे, इसलिए पापा मेरा अनुरोध टाल नहीं पाए थे। कॉलेज कैंपस में प्रवेश करते ही सहेलियों ने मुझे घेर लिया था। तेरी दीदी कब आई रे, अमेरिका से? छुट्टी पर आई है या हमेशा के लिए आ गई है? धत पगली, ये तो उसकी मम्मी है, किसी ने बताया था। हाय मम्मी, वह चीखी थी। हाय राम, कितनी यंग लगती है। स्टेप मदर है, कोई फुसफुसाया था। सच्ची, कितनी स्वीट है ना। इस बातचीत से मैं संकोच से भर उठी थी। सचमुच मम्मी उस दिन बड़ी स्वीट लग रही थी। प्याजी रंग की बनारसी साड़ी में उनका गोरा रंग निखर आया था। मेरी जिद पर उन्होंने अपना बारीक मोतियों वाला सेट पहन लिया था। उनका सजा सवरा व्यक्तित्व देखने वालों को बांधे ले रहा था और उनकी तुलना में पापा एकदम बूढ़े लग रहे थे। पापा ने घर पर पहुंचने तक की भी सब्र नहीं किया। टैक्सी में बैठते ही बोले, कितना ज्यादा मेकअप किया है तुमने आज। जरा सलीके से साज सिंगार किया करो। अब तुम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की तो नहीं हो। अंधेरे में मम्मी का चेहरा नहीं देख पाई मैं, पर बार बार यही लगता रहा, पापा यह सब मेरे सामने न कहते तो अच्छा था। उस प्रसंग को याद करके अपने ऊपर ही खींच उठी मैं। क्यों बार बार जिद करती हूं मैं, जबकि मालूम है पापा को यह सब जरा अच्छा नहीं लगता। शाम से ही मेहमान जुड़ने लगे। प्रिंसिपल साहब थे, कुछ पापा के सहयोगी थे, कुछ मित्र, कुछ विद्यार्थी। 40-50 लोगों का मजमा था। छत पर ही सब लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे पापा के विद्यार्थियों ने दिन भर बैठकर सजाया था। प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में समारोह प्रारंभ हुआ।
धुआंधार भाषण हुए, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बस इतना समझ में आ रहा था कि पापा की तारीफ हो रही है, और अंत में पुस्तक का विमोचन प्रिंसिपल साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पापा ने वह प्रति बड़े ही विनय के साथ उन्हें भेंट की। ताली की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा। कुछ ही देर में पुस्तक की प्रतियां मेहमानों के हाथ में घूम रही थी। 30 रुपए मूल्य वाली वह भारी भरकम पुस्तक थी। कई दुर्लभ चित्रों के साथ पन्ने उलटते हुए मेरी दृष्टि समर्पण वाले पृष्ठ पर टिक गई। शीला को, जिसका स्नेहमय सानिध्य मेरी प्रेरणा था, जिसकी पवित्र स्मृति मेरा सबल है। इतना गुस्सा आया। इस हिपोक्रेसी की भला क्या जरूरत थी? अपनी दिवंगत पत्नी के प्रेम का ढिंडोरा पीटना क्या इतना आवश्यक था? माँ का स्नेहमय सानिध्य, वाह! कम से कम पुस्तकों के संबंध में तो माँ की भूमिका स्नेहमयी नहीं थी। पापा के पढ़ने वाले कमरे में वह बहुत ही कम जाती थी। एक दो एकांत के लिए वह ऊपर बनवाया गया था, और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जीना भी बाहर की ओर से था। दिन भर अपने पढ़ने लिखने में ही व्यस्त रहने वाले पापा पर वे अक्सर खींची उठती थी। घर चलाने का ठेका क्या मैंने अकेले ही ले रखा है? अपने विद्वान पति पर नाज उन्हें जरूर था। पापा का भाषण सुनने जरूर जाती और गंभीर मुद्रा बनाकर स्टेज पर बैठी रहती। मंत्रमुग्ध श्रोताओं को देखना उन्हें अच्छा लगता। इसी तरह पापा की पुस्तकों में लेखक की जगह छपा हुआ पति का नाम भर पढ़कर वे कृतार्थ हो जाती। उन्हें पढ़ने की कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की। पापा को उनसे किस तरह की प्रेरणा मिलती थी, वे ही जाने। लेकिन अगर ऐसा था तो पहले भी तो उनकी पुस्तकें निकलती थी। उनमें माँ को याद क्यों नहीं किया गया? या शायद इसके लिए स्वर्गीय की उपाधि जरूरी है, और माँ की पवित्र स्मृति। इतना बड़ा मजाक कैसे कर सके पापा? इतनी ही उस स्मृति में कशिश थी तो 4-4 बच्चों के होते हुए भी दूसरा विवाह कैसे कर सके थे, और वह भी अपने से 16 वर्ष छोटी अपनी विद्यार्थिनी के साथ। विवाह कैसी भी परिस्थिति में हुआ हो, पर मम्मी ने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया था। इस पुस्तक का असली श्रेय उन्हीं को जाता था। शादी से पहले और शादी के बाद भी इस पुस्तक पर उन्होंने अपार मेहनत की थी। लाइब्रेरी से पुस्तकें जुटाई थी, रात रात भर जाग कर नोट्स तैयार किए थे, टाइपिस्ट के साथ घंटों दिमाग खपाया था, कई कई बार प्रूफ देखे थे, परंतु पूरी पुस्तक में उनका कहीं नाम भी नहीं था। कृतज्ञता के 2 शब्दों की हकदार तो वे भी थी। प्लेटें लगाते हुए मैंने कहा, मम्मी, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कैसा अन्याय? समर्पण तो आपके नाम होना चाहिए था। इससे क्या फर्क पड़ता है? बड़ों का हक तो उन्हें देना ही पड़ता है, और काम सारा तो आपने किया है। तो क्या हुआ? काम तो मैंने विद्यार्थी की हैसियत से किया है। अब ये इतने लोग नहीं कर रहे हैं। बस मेरा भी अंशदान ऐसा ही है। और उन्होंने लिखा तो है, मेरे छात्रों ने बहुत सहायता दी है। मन हुआ जबरदस्ती इस औरत के दिल में झांक कर देखूं। क्या सचमुच ही कहीं जरा सा भी खरोच तक नहीं आई है? रंजीत से पहली भेंट इसी पार्टी में हुई थी। पापा ने ही परिचय कराया था। बकुल, ये है रंजीत वहल, मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थियों में से थे। अब आईएएस हैं और यहाँ डिप्टी कलेक्टर बनकर आए हैं। आप कौन हैं? अरे, इसे नहीं पहचाना? यह अपनी वकुल है। उस समय बहुत छोटी रही होगी शायद। अच्छा, वकुल जी, आप पढ़ती हैं? कहाँ? किस ईयर में? क्या विषय है? वे प्रश्न पूछते रहे, मैं उत्तर देती रही, पर उस भव्य व्यक्तित्व के सम्मुख बार बार सिकुड़ी सिमटी जा रही थी। अच्छा तो बकुल जी, इजाजत है। जाते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा तो मैं अभिभूत हो गई। पहली बार किसी ने मुझे इतना सम्मान दिया था। घर बाहर सभी के लिए मैं अब तक खिलंद्री वकुल ही थी। अच्छा नीरू, चलता हूँ। कभी घर पर आओ ना। तुम भी आना ना मिसेज को लेकर।
आज ही ले आते तो परिचय हो जाता। आज तो वह बोर हो जाती, इसलिए नहीं लाया। किसी दिन जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा। और हम सबको बड़ी अदा से नमस्कार करते हुए वे चले गए। आप जानती हैं इन्हें? मैंने मम्मी से पूछा। हाँ, हमारे पड़ोसी थे। बाद में बीए भी हम लोगों ने साथ ही में किया था, उन्होंने बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यह सज्जन मम्मी के परिचित है। तब तो कई बार मुलाकात हो सकेगी। पापा के यूं तो ढेरों विद्यार्थी थे, पर अधिकतर बाहर ही से लौट जाते थे। घर का अनुशासन ही ऐसा था। कई अक्खर किस्म के लोग भाभी भाभी की रट लगाते हुए किचन तक पहुंच भी जाते थे, पर पापा को यह अच्छा नहीं लगता था। मम्मी को बाद में बहुत कुछ सुनना पड़ता था। माँ के जमाने में तो बातें सहज स्वाभाविक थी, अब एकदम वर्जित सी हो गई थी। रंजीत के साथ यह मुश्किल नहीं थी। वे कई बार आए, कभी अकेले, कभी मिसेज को लेकर। उनकी गुड़िया सी खूबसूरत बीबी मुझे एकदम बेवकूफ सी लगती। बेबी, किचन, पिक्चर्स और नौकर, ये चार उनके प्रिय विषय थे। शेष समय वह चुप ही बैठी रहती। बोलने बतियाने का सारा जिम्मा मैं ले लेती। मम्मी तो अक्सर चाय वाय लगवाती रहती। पापा कॉलेज से लौटकर सहज भाव से पूछते, रंजीत आया था शायद आज? मैं भी उसी सहज भाव से उत्तर दे देती। पर कुछ दिनों के बाद मुझे उन प्रश्नों में जासूसी की गंध आने लगी। शायद मेरे मन का चोर ही मुझे डरा देता था। एक दिन तो हद हो गई। पापा ने लौटते हुए अजीब से स्वर में पूछा, रंजीत फिर आया था आज? नहीं तो, फिर यह सिगरेट कैसी पड़ी हुई है यहाँ? मुझे क्या पता। मक्कार लड़की, झूठ बोलती है। और पापा ने तर से एक तमाचा जड़ दिया मुझे। पल भर को मैं तो काठ होकर रह गई। आंसू तक सूख गए मेरे। मेरी याद में पहली बार पापा ने मुझ पर हाथ उठाया था, और वह भी बिना किसी कारण के। और तभी किचन से मम्मी दौड़ी आई। क्या पूछना है? मुझसे पूछिए। उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? बेचारी अभी अभी कॉलेज से लौटी है। पापा चुप। रंजीत के बारे में पूछना है ना? हाँ, वह आया था। यह जरा सी बात जानने के लिए इतने घुमावदार रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे पूछ लिया होता। और इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े कल्चर्ड बनते हैं। और मम्मी जिस तरह आई थी उसी तरह झमाझम भीतर चली गई। पापा हतप्रभ से खड़े रह गए। शायद मेरी तरह वे भी मम्मी के इस रूप को देखकर सहम गए थे। रंजीत बेचारे को पता ही नहीं था कि उन्हें लेकर इस तरह का कोई कांड हो गया है। वे पहले की ही तरह आते रहे। अक्सर दफ्तर से सीधे ही आ जाते, क्योंकि बाद में आने का मतलब होता बीबी को भी साथ लाना। उस दिन के बाद मैंने उनके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं की। एक निरर्थक सी ग्लानि मन में भर गई थी। पर जब भी उनकी मोटर का हॉर्न सुनती तो अपना कमरा छोड़कर ऐसी जगह आकर बैठ जाती जहां से उनकी आवाज सुनाई देती रहे और एक आध झलक भी मिलती रहे। एक अजीब सा पागलपन सवार था मुझ पर। दिन भर नीरज की कविताएं पढ़ा करती, तलत की गजलों में खोई रहती। गुनाहों का देवता तो पता नहीं कितनी बार पढ़ गई मैं। जब श्रीमती रंजीत भी साथ होती तो मुझे पर्दे से बाहर आना ही पड़ता। वे अक्सर गाने की फरमाइश कर बैठती, क्योंकि बातचीत में तो उन्हें रस नहीं आता था। तब मैं लता की भावप्रवण आवाज की नकल उतारते हुए ऐसे गीत चुन लेती जो मेरी मनोदशा को व्यक्त कर सके। जैसे, तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में, या हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ, या हाले दिल इस तरह सुनाया न गया आदि। मार्च का महीना था। परीक्षा की तैयारियों के लिए छुट्टियां हो चुकी थी। पुस्तकों का अंबार सामने रखकर मैं बीए फाइनल की तैयारी में व्यस्त थी। तभी उस परिचित हॉर्न को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। कैलेंडर पर नजर दौड़ाई तो पता चला आज दूसरा शनिवार है। तभी श्रीमान दोपहर में पधारे हैं। छुट्टी है, तब तो जरूर मिसेज साथ में होगी।
पढ़ाई उढ़ाई को गोली मारकर मैं डाइनिंग रूम में अपनी परिचित कुर्सी पर बैठकर आहट लेने लगी। बड़ी देर तक मिसेज रंजीत की पतली तीखी आवाज की प्रतीक्षा करती रही, पर विश्वास हो गया कि वे अकेले ही आए हैं, मतलब मेरे बाहर जाने का कोई उपाय नहीं था। मन मारकर बैठी रही। रंजीत कह रहे थे, तुम जानती हो नीरू, मैं यहाँ क्यों आता हूँ? अपनी रूटीन लाइफ में जब ऊब जाता हूँ तब यहाँ आकर कुछ देर को फ्रेश हो जाता हूँ, बस। वो तो ठीक है जीतू, लेकिन क्या? क्या सर ऐतराज करते हैं? सिर्फ उन्हीं के ऐतराज की बात होती तो तुमसे कभी कहती भी नहीं। फिर? जीतू, मुझे बकुल का डर लगता है। मेरा मतलब बकुल के लिए डर लगता है। बकुल? माय गॉड, बकुल ने क्या किया? वह तो बड़ी प्यारी लड़की है। वह लड़की तुम्हारे पीछे पागल हुई जा रही है और उसे रोकने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। लेकिन वह तो जानती है मैं शादीशुदा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? भावनाओं का ज्वार उठता है तब ये छोटी मोटी बातें तिनके की तरह पता नहीं कहाँ बह जाती है। भावुक लड़कियों के साथ यही तो ट्रेजेडी होती है। बकुल जिस वातावरण में पल रही है उसमें तो यह आवेग खतरे की सीमा तक पहुंच सकता है। यह तो गनीमत है कि सामने तुम जैसी शख्सियत है, नहीं तो ड्राइवर, माली, रसोइया, प्रेम फिर पात्र सुपात्र कुछ भी नहीं देखता। छी नीरू, कैसी बातें कर रही हो? इससे अधिक सुनना मेरे भी बस में नहीं था। हाँफते कदमों से आकर अपने बिस्तर पर पड़ रही। मैं सामने दीवार पर माँ का बड़ा सा चित्र लगा था। आज माँ होती तब भी शायद इतनी बारीकी से मेरा मन नहीं पढ़ पाती। माँ के विचारों की दुनिया भी उन्हीं की तरह सीधी सरल थी। वकुल आई माँ, और एकदम बाद याद आया कि अब माँ कहाँ है। यह तो मम्मी की आवाज है। ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़े होकर पूछा, मुझे बुलाया मम्मी? हाँ। महाराज शायद आया नहीं अभी तक। कॉफी बना सकोगी 2 कप? जी। वकुल, मैं जाने लगी तो रंजीत ने रोक लिया। वकुल, तुम इन्हें मम्मी क्यों कहती हो? माँ कहा करो, ज्यादा नेचुरल लगता है। अभी तुमने पुकारा था ना? नहीं नहीं, मम्मी ठीक है। मम्मी की आवाज में अनावश्यक तलखी थी। किचन की ओर जाते हुए मैंने सुना वे कह रहे थे, नीरू, मैं सोचता हूँ बच्चे तुम्हें माँ कहेंगे तो ज्यादा इंटीमेट हो सकेंगे। जस्ट ट्राई। नो। लेकिन क्यों? मैं इस बच्चों की माँ बनकर इस घर में नहीं आई हूँ। तो इनके पिता के रंग महल में एक बौद्धिक कक्ष खाली था। मेरी नियुक्ति वहीं हुई है। नीरू, इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो? मैं दुखी भी नहीं हूँ। परेशान मत हो। कॉलेज से लौटकर देखा तो छोटे भैया बरामदे में विराजमान है। अरे, आप कब आए नागदा से? सुबह 8 बजे। एकदम आ गए, कोई सूचना भी नहीं दी? दरअसल खुशी के मारे मुझसे बोलते ही नहीं बन रहा था। सूचना देता तो तुम लिवाने आती स्टेशन पे। उन्होंने चुटकी ली। अच्छा बताइए, कैसे आए हैं? बस ऐसे ही, नहीं तो यहाँ कौन हमारी अम्मा बैठी है जो 30 त्योहार पर बुला भेजेगी। इसलिए जब मर्जी हुई चला आया। मैं तो बैठी हूँ अभी। फिर राखी पर क्यों नहीं आए? मेरा एक साड़ी का नुकसान हो गया, अब ले लेना बस। चल ला दिखा तो क्या क्या पड़ती है। और मेरे हाथ में चिंतामणि और धनानंद लेकर देर तक उलट पुलट करते रहे। फिर एकाएक बोले, अच्छा वकुल, यह तो बता मौसम का हाल कैसा है? मौसम? मैंने सोचने की मुद्रा बनाई। तापमान साधारण से कुछ ज्यादा ही रहता है। अक्सर धूल भरी आंधियां चलती रहती है और कोई ताजुब नहीं, शाम को गरज के साथ छींटे भी पड़ते हैं। तब तो बड़ी मुश्किल है। उन्होंने भी बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर कहा और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।
हंसने का दौर समाप्त होने पर मैंने कहा, आपको मौसम की चिंता क्यों होने लगी? अब तो भगवान की दया से आपकी जेब भारी है। पैसों की बात नहीं है पगली। फिर? दरअसल मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं चीखी। अभी से? अभी से का क्या मतलब है? मैं 23 का हो चुका हूँ। उन्होंने इस अंदाज में कहा जैसे 40 पार कर गए हों। पर बाबा, अभी आपकी लाइन क्लियर कहाँ है? अभी तो बड़े भैया बैठे हैं। बैठने को तो अभी दीदी भी बैठी है। इन लोगों के भरोसे रह गया तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। चह, ऐसी भी क्या बेसब्री है। भला बताइए, आप वहां नौकरी करने गए थे या प्रेम करने? मैंने कहा, लेकिन उसकी सिफारिश करना मंजूर कर लिया क्योंकि वे वाकई सीरियस लग रहे थे। मेरे आश्वासन से निश्चिंत होकर वे मित्रों से मिलने चल दिए। जिम्मेदारी ले तो ली थी बड़े मजे से, पर बाद में मैं खुद ही डरने लगी थी कि यह विषय घर में उठाऊंगी कैसे। मौसम के बारे में मैंने मजाक नहीं किया था। वातावरण सचमुच घर का इसी तरह का हो गया था। कल शाम से तो मैं सहमी सहमी सी ही थी कि पता नहीं कब विस्फोट हो जाएगा। मम्मी 4-5 दिनों से एक टाइपिस्ट की प्रतीक्षा में थी। यह लड़का उनके पिता के ड्राइवर का पुत्र था। वे मदद के रूप में उसे कुछ काम देना चाहती थी। सारी बातें तय हो गई थी और वह भला आदमी गोल कर गया था। कल जब हम लोग पिक्चर देखकर लौट रहे थे तो यशवंत के फाटक पर ही वह मिल गया। मम्मी तो उसे देखकर ही बरस पड़ी। वह बड़ी कठिनाई से समझा पाया कि वह तो आया था, पर साहब ने ही उसे लौटा दिया। सुनकर मम्मी का चेहरा तमतमाया था। सारे रास्ते मुझे डर लग रहा था कि आज कुछ होकर रहेगा। ईश्वर की कृपा से कुछ हुआ तो नहीं, पर वातावरण में कुछ तनाव सा जरूर था। फिर भी साहस करके मैंने खाने की मेज पर वह बात छेड़ दी थी। छोटे भैया जानबूझकर बाहर ही रह गए थे। सुनो, यह फोटो देखी तुमने? बड़ी देर तक उस फोटो का निरीक्षण करने के बाद पापा ने उसे मम्मी की तरफ बढ़ा दिया था। अजय इस लड़की से शादी करना चाहता है। कैसी है? आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, मेरा क्या है? मम्मी ने बेरुखी से कहा। वाह भाई, तुम्हारा भी तो हक है। मेरा हक? मम्मी ने कड़वे स्वर में कहा। अपनी पसंद का टाइपिस्ट तो मैं रख नहीं सकती। आपके बेटे के लिए बहू पसंद करना तो बहुत बड़ी बात है। अब यह कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? क्यों? मेरे अधिकार की बात नहीं हो रही थी क्या? मम्मी ने सीधा प्रश्न किया। पापा परेशान हो उठे, थके स्वर से बोले। मुसीबत तो यह है नीरू कि तुम ऐसे आदमी इकट्ठा कर लेती हो जो मेरी रुचि से मेल नहीं खाते। नहीं, मुसीबत तो यह है, बल्कि हकीकत है यह, कि आप नहीं चाहते कि मेरी थीसिस कभी पूरी हो। पिछले 4-5 सालों से मैं यह देख रही हूं। क्या बकती हो? ठीक तो कह रही हूं मैं। आप चाहते हैं कि बस मैं आपकी सेक्रेटरी बनी रहूं, आपके पत्रों का, पुस्तकों का, धोबी का, दूध वालों का हिसाब रखती फिरूं। तुम कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर। दुनिया की आम औरतें घर में यही सब कुछ करती हैं, लेकिन मैं तो आम औरतों की तरह नहीं हूं, इसलिए तो लीक से हटकर चली हूं। नहीं तो आम औरतों वाला रास्ता मेरे लिए भी खुला था। पछता रही हो अब? अच्छा हुआ मम्मी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया और वहीं पटाक्षेप हो गया। नहीं तो मेरी तो मुसीबत आ गई थी। उन दोनों को तो मेरी उपस्थिति का होश नहीं था और मुझसे न उठते बन रहा था, न बैठना अच्छा लग रहा था। शाम को छोटे भैया ने उत्सुकता से पूछा था, तो मैंने मुस्कुरा कर छोटा सा जवाब दे दिया था। थोड़ा तो धीरज रखो बाबा, आज तो अर्जी पेश हुई है। छोटे भैया खिसियाई सी मुस्कुराहट के साथ बोले, उसके माँ बाप बड़े घोचू किस्म के हैं, इसलिए। नहीं तो मैं तो सीधे कोर्ट से शादी करता और यहाँ तार से खबर भेज देता, बस। नो फॉर्मेलिटी। छोटे भैया ऐसा कर भी लेते तो किसी को आश्चर्य नहीं होता।
पापा पता नहीं कब जाकर मेरठ से बुआ जी को लिवा लाए और घर में शादी ब्याह की चर्चाएं जोर शोर से चल पड़ी। पापा की बातों से लगा कि इस बार वे दोनों लड़कों की शादी करके रहेंगे। छोटे भैया की तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बड़े भैया के लिए तो बहू की तलाश सभी बाकी थी। बुआ जी माला फेरते हुए मुझसे कहती, अरे तेरा बाप मेरे पास आया और बोला, अजय के लिए एक आध अच्छी सी लड़की देखनी है। लो सुन लो, लड़कियां क्या बाजार में मिलती हैं? अरे तुम 4 लोगों में उठोगे बैठोगे नहीं, बेटों की बात नहीं करोगे तो कौन जानेगा तुम्हारे यहाँ ब्याहने को लड़के बैठे हैं। कभी रसोई में बैठकर महाराज से सुख दुख की चर्चा चलाते हुए कहती, भैया रे, वो तो पेट जाए कि ममता ही कुछ और होती है। अब इन बच्चों की माँ होती तो बताओ कि आप तक कुंवारे बैठे रहते? वह लड़की क्या मेम बनकर बिलाए चली जाती? कभी पापा जी शेव करते होते और वहीं बैठकर छालियां कतरती हुई बुआ जी कहती, विशन रे, मेरी मानो तो इस छोकरी को भी लगे हाथ निपटा ही दे। आजकल की लड़कियों का कोई ठिकाना है, कब किसका हाथ पकड़ कर चल दे, और फिर तेरे यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इन यहाँ वाक्यों में व्यंग की दोहरी मार होती मम्मी पर, लेकिन वे किसी बात का उत्तर नहीं देती, चुपचाप अपना काम करती रहती या कमरे में बैठकर किताब पढ़ती रहती। बुआ जी के आ जाने से रसोई का क्षेत्र उनके लिए निषिद्ध हो चुका था। उन्हें इस बात का बुरा लगा भी हो तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। बुआ जी की गोलीबारी अक्सर चलती ही रहती, पर यह तो मानना होगा कि जिस कार्य विशेष के लिए उन्हें लाया गया था उसमें वह सिद्धस्त थी। महीने भर के अंदर ही दूर दराज से बहुपिताओं की चिट्ठियां, फोटो और कुंडलियां आने लगी। बुआ जी के नाते रिश्तेदारों का जाल भारतीय रेलवे की तरह पूरे देश में फैला हुआ था। शायद उनकी प्रसारण व्यवस्था भी बड़ी ही कार्यक्षम ज्ञात होती थी। तभी तो सब लोग जान गए थे कि उनके विद्वान प्रोफेसर भाई का सुंदर सुदृढ़ 1,000 रुपया महीना कमाने वाला इंजीनियर बेटा शादी के योग्य हो गया है। मुझसे ही उन्होंने बड़े भैया को पत्र लिखवाया कि फौरन 1 महीने की छुट्टी लेकर आ जाओ, नानुकुर करने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी वजह से छोटे की शादी रुकी हुई है। और आश्चर्य की बात, बड़े भैया सचमुच छुट्टी लेकर आ गए। विजय गर्व से उल्लासित होती हुई बुआ जी बोली, देखो आ गया ना राह पर। अब कोई लड़का तुमसे खुद आकर कहेगा कि मेरी शादी करो। बुआ जी के भाषणों का एलपी दिन भर चलता रहता। मुझे लगता कि किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगी। एक दिन मम्मी से मैंने कहा तो सूखी हंसी के साथ बोली, मेरे बारे में कभी सोचा है? तब लगा सचमुच अगर पागल होने की नौबत आई है तो मम्मी की। कितना सुनाया जाता है दिन भर उन्हें। कभी उनकी कोर्ट मैरिज का मखौल उड़ाया जाता है, कभी माँ के रूप रंग आचार व्यवहार से उनकी तुलना की जाती है। नौकरों चाकरों का, हम बच्चों का कोई लिहाज नहीं बरता जाता। उनकी सूनी कोख पर भी एकाध उसास भरा वाक कहा ही जाता, जैसे भगवान का दिया इसका भी एकाध हो जाता तो गृहस्थी में मन भी लगता। अब तो क्या है, जैसे होटल वैसे घर। 10-20 लड़कियों को देखने सुनने के बाद एक रिश्ता सर्वानुमति से पास हो गया। लड़की वाले पूना से लड़की को लेकर आए थे। उन लोगों की भी इच्छा थी और बुआ जी ने भी राय दी कि दिन अच्छा है, लड़का अगर राजी है तो सगुन हो ही जाए तो अच्छा है। उन्हें तो उन दिनों वीटो पावर थी। फौरन पापा मम्मी बाजार दौड़ गए। एक बनारसी साड़ी, एक अंगूठी, मिठाई, नारियल, फल फूल सब कुछ लाया गया। सब चीज़ों को देख परख कर बुआ जी ने एक थाली में सजा दिया। पास पड़ोस के 2-4 लोगों को जल्दी में कहलवाया गया। सारी तैयारी होने के बाद बुआ जी ने मम्मी से कहा, बहू 4 बजे के बाद फिर मुहूर्त अच्छा नहीं है। लोग बाग आएंगे, जब आते रहेंगे तो लड़की की गोद भर दे झटपट। आज्ञाकारी बहू की तरह मम्मी ने थाल की तरफ हाथ बढ़ाया था कि कैसे कुछ याद करके बुआ जी बोली, बकुल
पड़ोस से मथुराइन को टेढ़ न ले जरा। क्यों? पहले पहल खौल भरी जा रही है, किसी लड़कोरी के हाथ से होती तो ठीक था। जैसे बिजली का करंट छू जाए। मम्मी ने हाथ थाली से खींच लिया। हम सभी सन्नाटे में आ गए थे। एकाएक बड़े भैया गरजे, बुआ जी, आज आपने कह दिया सो ठीक है। भविष्य में कभी इस तरह की बात करेंगी तो इस घर में आपका निवाह नहीं हो सकेगा। हम सब सन्न रह गए। महाप्रतापी बुआ जी का अपमान, और वह भी परम संत बड़े भैया के द्वारा। बुआ जी को संभलने का मौका दिए बिना ही वे बोले, इतना शास्त्र पुराण पढ़ती हैं आप, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों के होते हुए मम्मी को इतनी बड़ी गाली आप नहीं दे सकती। भैया ने मम्मी कहा था। उन्हें पहली बार यह संबोधन करते हुए सुना था। काश मम्मी ने भी यह सब कुछ सुना होता, लेकिन वे तो पता नहीं कब से कमरे के बाहर चली गई थी। ड्राइंग रूम में लड़की वाले बैठे हुए थे और भीतर यह नाटक चल रहा था। बड़े भैया ने निर्णय के स्वर में कहा, मैं मम्मी को लेने जा रहा हूं। अगर उन्हें मना सका तो ठीक है, नहीं तो इन लोगों को लौटा दीजिएगा। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। और दरवाजे तक जाते हुए फिर ठिठक गए। इस बार अपनी रोष भरी आंखें पापा जी को की ओर उठाते हुए बोले, पूजनीय पापा जी, माँ की मृत्यु को 3 साल भी न हो पाए थे कि आप अपनी ही एक छात्रा से ब्याह रचा बैठे थे। लेकिन उस दिन भी आपसे इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। बुआ जी ने इतनी बड़ी बात कह दी और आप चुप खड़े सुनते रहे, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी यह संतानहीन जीवन बिताने पर विवश होना पड़ रहा है मम्मी को। क्या शादी से पहले उन्हें यह सब बात पता थी, या प्रेम के ज्वार में उस समय सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा था? 4 बच्चों के बाद पापा का मन भर जाना तो स्वाभाविक था, पर क्या मम्मी के मन में कभी ममता का सैलाब नहीं उमड़ा होगा? तब किस पर बरसाया होगा उन्होंने अपना प्यार दुलार? कभी तो तिरस्कार उपजा होगा उस पुरुष के प्रति जिसने उसे नारीत्व के इस गौरव से वंचित रखा था। एकाध बच्चा सचमुच अगर होता तो आज उनका जीवन यूं लक्ष्यहीन नाव की तरह लड़खड़ाता नहीं लगता। उनके एकाकीपन को बांटने वाला कोई होता तो शायद हम लोग भी स्वस्थ मन से घर लौट सकते थे। सुबह उठकर यही सब मेरे मन में आ रहा था। दोनों भैया अपना सामान बांध चुके थे। मम्मी के आदेश को सिर माथे रखकर दोनों भाभियों ने ले जाने योग्य सामान छांट लिए थे। बुआ जी भी 2-4 चीजें अपने परम प्रिय भाई की याद में लिए जा रही थी। वकुल, तुम नहीं देख रही अपने लिए कुछ? मम्मी ने कहा। अभी से क्या करूंगी, अभी तो 15 दिन पड़े हैं जाने को, मैंने कहा। लेकिन तब सिर्फ तलछट ही रह जाएगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वे चुपचाप बैठी दोनों बहुओं की कुशलता देख रही थी। कितनी चीजें पैक की जा चुकी थी। पति देवता के डर से जो चीजें साथ नहीं जा रही थी उन पर रिजर्वेशन स्लिप लगा कर रखा जा रहा था ताकि अगली ट्रिप में आसानी हो। मैंने हंसकर कहा, मम्मी, इस स्पीड से अगर हम सब लोग घर को खरोचना शुरू कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपके पास यादगार के तौर पर सिर्फ दीवारें रह जाएंगी। मेरी चिंता मत कर रहे, मेरे पास इतनी यादें हैं कि ऐसी ऐसी दो जिंदगानियां बसर हो सकती है। मैंने गौर से देखा। समझ ही में नहीं आया कि यह कथ्य विगत स्नेह का सूचक है या व्यथा का, और उत्तर में चुप ही रह जाना पड़ा। तभी पोस्टमैन ने आकर मुझे मुक्ति दिला दी। रजिस्टर्ड लेटर था मम्मी के नाम। पढ़कर ही वे कुछ ऐसी उदास हो गई कि मेरा तो मन घबरा उठा। पूछने का भी साहस न बन पड़ा। बगीचे में बड़े भैया किसी ठेले वाले से बात कर रहे थे, शायद शाम के लिए तय कर रहे थे। मैंने उन्हीं से जाकर बतलाया। वे मेरे साथ मम्मी के कमरे में आए। उसी तरह पत्र हाथ में लिए वे निष्पन्द बैठी थी। मम्मी, उन्होंने चौंक कर सिर उठाया।
किसकी चिट्ठी है? उन्होंने लिफाफा हाथ में थमा दिया। पापा के कॉलेज से आया था। मम्मी के लिए नियुक्ति पत्र था। यह तो खुश होने की बात थी। उनके एकाकीपन की समस्या का हल इतनी जल्दी मिल जाएगा, ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर मम्मी उदास क्यों है? शायद पापा के ही कॉलेज में जाने की कल्पना उनके लिए असह्य हो उठी हो। मम्मी, नौकरी आपके लिए ऐसी जरूरी भी नहीं है। आपका जी न चाहे तो आप मना कर दीजिए। आप तो आराम से अपना थीसिस पूरा कीजिए। कब से रुका पड़ा है? मैंने कहा। जी ना चाहने की तो कोई बात ही नहीं है रे। मेरी तो कब से यह अभिलाषा रही थी अपने ही कॉलेज में पढ़ाने की। फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? मैंने बच्चों की तरह मचल कर कहा। यही सोच रही थी कि इतनी पुरानी इच्छा अब जाकर पूरी होनी थी। बुरा तो लगता ही है ना। उन्होंने इतने स्वाभाविक ढंग से कहा कि मुझे चुप हो जाना पड़ा। मम्मी, बड़े भैया गंभीर स्वर में बोले, मेरे ख्याल से आपका अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। कॉलेज जाने के बाद तो और भी नहीं जचती मुझे। आप छुट्टी भर मेरे साथ रहें, जुलाई में ज्वाइन कर ले। तब तक कुछ आऊंगी अजय, तुम्हारे यहाँ भी आऊंगी, पर अभी नहीं। सहानुभूति से इन लोगों ने जो ऑफर दिया है दोबारा शायद न दे। मम्मी का कहना ठीक ही था। बात पुरानी होने पर फिर उतनी वजनदार नहीं रहती। ऐसा अवसर दोबारा मिले न मिले। पापा की जिद के कारण उनकी यह इच्छा अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। पापा नौकरी के सख्त खिलाफ थे। मम्मी, आपकी कोई सहेलियां क्यों नहीं है? आती जाती रहती तो मन बहलता रहता। मैंने कहा, जिस उम्र में सहेलियां बनाई जाती हैं वह तो तेरे पापा के चरणों में गुजार दी। और बातों के लिए समय ही कहाँ रह गया था। शादी के बाद तो खैर सवाल ही नहीं उठता था। ना हो आप कोई क्लब ज्वाइन कर ले, बड़े भैया बोले। क्लब? पागल हुए हो? मैं तो बड़ी चिंता में पड़ गया हूँ। ऐसा कोई घर भी तो नजर नहीं आता मुझे जहां आप लोगों के घनिष्ठ संबंध रहे हो। उन लोगों के भरोसे कम से कम मैं निश्चिंत तो हो सकता। इतने परेशान क्यों हो रहे हो अजय? मेरी समझ में नहीं आता। यह अकेलापन क्या आज का है? इसकी तो अब आदत सी बन गई है। तुम्हारे पिता के साथ रहकर और सीखा ही क्या है? बचपन में तुम लोगों ने उस जादूगर की कहानी तो सुनी होगी जो एक राजकुमारी को वश में कर लेता है। दिन भर तो बेचारी पत्थर की मूरत बनी रहती और रात में, और सहसा जैसे उन्हें याद आ गया कि वे क्या कह गई हैं। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया उन्होंने। मैं और बड़े भैया पत्थर की मूर्ति बने उन्हें देखते रह गए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।